गुड मॉर्निंग। आपने कल लेसन रीड किया था सभी ने? यस और नो? ओके, वेरी गुड। चलिए बेटा, लेट अस स्टार्ट द क्लास। वी हैव ओनली 40 मिनट्स। कल हमने डिस्कस किया था इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी मींस हाउ वी मेंटेन द रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड और ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। किस तरह हम सभी देशों के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको मेंटेन करते हैं, दैट इज ऑल अंडर द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इट वाज डिजाइन्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। कल भी हमने ये डिस्कस किया था। देयर आर 8 बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। लेट अस डिस्क्राइब ऑल दीज फीचर्स। बिलीव इन यूनाइटेड नेशंस। आपको पता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है एक बहुत ही वर्ल्ड बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि वर्ल्ड की सिक्योरिटी, हेल्थ और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, उनको सॉल्व करने के मेजर्स लिए जाते हैं। तो इसका मतलब है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में सबसे बड़ा मेन जो बेसिक फीचर था वो था कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ में विश्वास रखें, so that our country can be secured. नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस। वर्ल्ड पीस का मतलब है विश्व में शांति बनाए रखने। ये भी हमारे फॉरेन पॉलिसी का एक फीचर था, विशेषता थी। एंटी रेशियलिज्म। अब रेशियलिज्म क्या है? रेशियलिज्म मींस नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनी कास्ट। यानी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें एक फीचर ये भी है, विशेषता है कि हम किसी भी तरह से किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। इसको रेशियलिज्म को कहा जाता है जातिवाद। नेक्स्ट इज पंचशील। पंचशील के सिद्धांत जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे फॉरेन पॉलिसी का, जिसमें कि 5 फीचर्स है। नॉन एग्रेशन। नॉन एग्रेशन मींस नो वायलेंस विद एनी कंट्री। किसी भी तरह से वायलेंस नहीं की जाएगी। इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब इक्वालिटी टू ऑल, सभी को इक्वल माना जाएगा, सभी देशों को इक्वल माना जाएगा। नेक्स्ट, को पीसफुल को एग्जिस्टेंस, यानी हम खुद भी शांति से रहेंगे और दूसरे देशों में भी शांति बनाए रखने की कोशिश करेंगे। पीसफुल को एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट इज नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर्स ऑफ एनी कंट्री। हम किसी भी देश के इंटरनल मैटर्स पर कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। और म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ एवरी कंट्री, यानी हम एक दूसरे की कंट्रीज की अखंडता और सर्वोच्चता यानी सर्वश्रेष्ठ जो देश है उसी को माना जाएगा जो वो देश है, और इसके इसके हम आपस में रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये था पंचशील का फीचर। देयर आर 5 बेसिक पॉइंट्स इन पंचशील। नेक्स्ट इज एंटी कॉलोनियलिज्म एंड एंटी इंपीरियलिज्म। किसी भी देश पर हम अपनी खुद का कॉलोनियल पावर या हम खुद का रूल जो है वो एस्टेब्लिश नहीं करेंगे। ये भी हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक फीचर है। ना तो हम किसी दूसरे देश पर अपना रूल एस्टेब्लिश करेंगे और ना ही हम किसी दूसरे देश को अपने कंट्री पर रूल एस्टेब्लिश करने देंगे। नेक्स्ट इज नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट मतलब हम किसी एक विशेष कंट्री के साथ कोई ग्रुप जो है वो नहीं फॉर्म करेंगे, ठीक है, जो कि किसी दूसरे देश का विरोध करे, ऑपोज करे। नो ग्रुपिंग एट ऑल विद एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, फ्रेंडली रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज। हम सभी नेबरिंग कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करेंगे। एंड रीजनल कोऑपरेशन विद ईच अदर। रीजनल मतलब हमारे आसपास के जो क्षेत्र हैं, रीजन्स हैं, उनमें भी हम कोऑपरेशन आगे बढ़ाएंगे। वी विल कोऑपरेट विद एवरी कंट्री इन आवर नेबरिंग रीजन। Is that clear to everyone? India's foreign policy and the basic features of India's foreign policy. पहला है यूनाइटेड नेशंस में बिलीव करेंगे। उसके बाद वर्ल्ड पीस को बढ़ावा देंगे। सुनिए, वर्ल्ड पीस को बढ़ावा देंगे। रैशनलिज्म मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी कास्ट। पंचशील मीन्स नॉन एग्रेशन, इक्वालिटी, coexistence, non-interference, and mutual respect for each other. Anti-colonialism, no imperial rule in any country.
and no other country can establish its rule in on our country also. Non-alignment means no grouping at all with any country against any one country. When friendly relations with neighbors, we will maintain friendly relations with neighboring countries and regional cooperation. We will cooperate with every country so that the country can develop and it can succeed in every field. ये है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी. क्लियर है अब सबको? बोलिए बेटा, क्लियर? चल, अगला टॉपिक हम करते हैं. चल, चल, नेक्स्ट जो है वो है इंडियन सोसाइटी. अब इंडियन सोसाइटी जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा अगर हम देखें, पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा, पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब है इंडिपेंडेंस से पहले, आजादी से पहले. पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा जो देखते हैं, ब्रिटिशर्स ने हमारे जो सारे ट्रेजर्स थे, मतलब खजाना जो था उसको पूरी तरह से एम्प्टी कर दिया था. यानी इट पुअर पॉवर्टी एंड illiteracy were at a large scale. क्योंकि एम्प्टी था पूरी तरह से हमारा ट्रेजर और साथ ही एजुकेशनल फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी. ब्रिटिशर्स always promote education for the Europeans only and they least bothered about the education of Indians. इसीलिए पॉवर्टी और इलिटरेसी जो थी वो हमारे देश में बहुत लार्ज स्केल पर थी, जिसको कि फेस करना, they were the main challenges. मेन चैलेंजेस थे इलिटरेसी और पॉवर्टी, और हमको इन दोनों ही चैलेंजेस का सामना करना था. वी हैव टू फेस दीज चैलेंजेस. गवर्नमेंट हैज मेड मेनी, कह सकते हैं, मेजर्स टू फेस दीज चैलेंजेस और टू फाइट विद दीज चैलेंजेस. और एजुकेशन बढ़ाने के लिए बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एस्टैब्लिश किए गए, और पॉवर्टी यानी पॉवर्टी खत्म करने के लिए इनकम सोर्सेज जो हैं उनको भी प्रमोट किया गया. इसके अलावा बहुत सारे और गवर्नमेंट प्रोविजंस कौन से हैं जो कि इन दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लिए गए? कौन से प्रोविजन? देखिए, रिजर्वेशन, रिजर्वेशन टू STs, SCs एंड OBCs. देखिए, पॉवर्टी और इलिटरेसी की एक और वजह भी थी, वो थी डिस्क्रिमिनेशन. बेटा अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करिए, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन प्लीज चेक कीजिए. पॉवर्टी और इलिटरेसी की वजह जो थी वो थी डिस्क्रिमिनेशन विद द बैकवर्ड और द लोअर कास्ट. डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट ने प्रोविजंस बनाए, स्टेप्स उठाए, जिसमें से कि एक था रिजर्वेशन टू STs, SCs एंड OBCs. शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन हुआ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट जॉब्स में. इसके अलावा लेजिस्लेचर्स में भी रिजर्वेशन की जो फायदा है वो इन बैकवर्ड क्लासेस को मिला. ये सबसे मेन जो स्टेप था गवर्नमेंट का. उसके बाद आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. तो बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी एस्टैब्लिश किए गए. इसके अलावा राइट टू वोट, right to vote was the main step taken by the government to end the discrimination. और ये हमने कल भी डिस्कस किया था
कि हमारे देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, ये पहले से ही डिसाइड कर लिया गया था। जो पॉलिटिकल लीडर्स थे हमारे देश के, वो सभी जो हैं वो चाहते थे कि राइट टू वोट मिले। तो ये मेन 3 स्टेप्स थे जो कि गवर्नमेंट ने मेजर्स उठाए, जो जिससे कि हमारे देश में पॉवर्टी, इलिटरेसी और डिस्क्रिमिनेशन का एंड हो सके। ये इंडियन सोसाइटी जो है वो हमने आपको बताया कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा से ही हमारे जो ट्रेजर्स थे वो बिल्कुल एम्प्टी थे। इसके अलावा लोगों के पास प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं था, फूड स्टफ्स नहीं थे, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी ओनली। Illiteracy was rampant, and to end all these problems, the government has taken many provisions to develop the country in all the fields. Is that clear? इंडियन सोसाइटी क्लियर है बेटा? इंडियन सोसाइटी की क्या सिचुएशन थी बिफोर इंडिपेंडेंस? यस, बोलो बोलो। क्लियर है बेटा? ये प्रॉब्लम कुछ, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके ओके। बेटा स्क्रीन मेरी है बेटा, स्क्रीन। चलिए ठीक है। चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। यानी हमारे डेमोक्रेसी के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे और क्या क्या चैलेंजेस अभी भी हैं जो कि हमें सॉल्व करने हैं। देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि पोस्ट इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस जो है बहुत सारे चैलेंजेस थे। इसमें एजुकेशन भी था, यानी लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, इसके अलावा लैक ऑफ इनकम, हाउसिंग भी प्रॉपर नहीं, हाउसिंग फैसिलिटीज भी प्रॉपर नहीं थी, और भी बहुत सारे इश्यूज थे जिनको कि हमें सॉल्व करना था। यानी बिफोर इंडिपेंडेंस दीज वर द मेन चैलेंजेस बिफोर द इंडियन डेमोक्रेसी, and the Indian government has to face all these challenges and make provisions so that our country can progress in all the fields. बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे गवर्नमेंट ने सॉल्व भी की, लेकिन अभी भी कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर हमें और ध्यान देना पड़ेगा। वी हैव टू गिव स्ट्रेस ऑन सम प्रॉब्लम्स नाउअडेज इन प्रेजेंट टाइम्स ओनली आल्सो। इसमें मेन जो है वो है हेल्थ एंड एजुकेशन। ये तो था पोस्ट इंडिपेंडेंस era। इसके अलावा इसमें डिस्क्रिमिनेशन भी था। हेल्थ और एजुकेशन फील्ड जो है अभी भी इसमें प्रोग्रेस जरूरी है। हमारे देश में हेल्थ और एजुकेशन फील्ड जो है उसमें अभी भी बहुत सारे कह सकते हैं टेक्निकल डेवलपमेंट्स होने जरूरी हैं, सो दैट अवर नेक्स्ट जनरेशन यानी हमारी यंग जनरेशन जो है उनको उनका प्रोग्रेस हो सके और साथ ही उनको टेक्निकल एजुकेशन भी मिल सके। इसके अलावा जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो भी और बेहतर होनी चाहिए, जिससे कि हमारे देश में जो मोर्टेलिटी रेट है, दैट मींस डेथ रेट जो है वो कम हो, और साथ ही बेटर जब न्यूट्रिशन और हेल्थ होगी लोगों की तो हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो। तो ये जो चैलेंजेस हैं इंडियन डेमोक्रेसी के, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस थे और आफ्टर इंडिपेंडेंस अभी भी ये दो मेन चैलेंजेस हैं जिनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, मेन प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, एंड आवर गवर्नमेंट इज टेकिंग मेनी स्टेप्स टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। इसमें a massive nationwide program has launched। प्रोग्राम्स जो है वो लॉन्च किए गए हैं हेल्थ और एजुकेशनल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। इसमें
एक क्या कह सकते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ के लिए मतलब बढ़ावा देने के लिए एक क्लीनलीनेस ड्राइव जो है अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी, उन्होंने लॉन्च की है, जिससे कि अगर क्लीनलीनेस होगी तो हेल्थ जो है वो बेटर हो पाएगी। इसके अलावा गर्ल्स की एजुकेशन के लिए भी उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं। लगातार जो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी जितने भी गवर्नमेंट्स आती जा रही हैं, उन्होंने इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो लॉन्च किए हैं समय समय पर, और कोशिश की जा रही है कि हम हर फील्ड में आगे बढ़े और हमारे देश की लगातार इम्प्रूवमेंट होती रहे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बताइए बेटा, चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी बिफोर द इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस, क्लियर और नॉट? यस और नो बेटा? चलिए, ओके बेटा, ओके। चलिए, अगला है लास्ट टॉपिक जो हमारे चैप्टर का, वो है इंडिया विजन 2020। इंडिया विजन 2020। देखिए, हर देश की डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए, हर फील्ड की प्रोग्रेस के लिए सारी कंट्रीज में, एवरी कंट्री प्लान सम एम्स एट द स्पेसिफिक टाइम। यानी हर देश जो है वो अपनी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए कुछ एम्स जो है वो डिसाइड कर लेता है इन फ्यूचर। फ्यूचर के एम्स जो है, विजन्स जो है, वो डिसाइड कर लिया जाते हैं हर कंट्री के द्वारा। ऐसा ही हमारे देश की गवर्नमेंट ने भी इंडिया विजन 2020 के नाम से एक कह सकते हैं फ्यूचर प्लान जो है वो डिसाइड कर लिया था। इस फ्यूचर प्लान में क्या क्या डेवलपमेंट्स होनी चाहिए थी, ये देखिए। सबसे पहला था बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन भी है इसमें, बेसिक एजुकेशन भी है इसमें, और टेक्निकल हाईटेक एजुकेशन भी है। हाईटेक एजुकेशन और बेसिक एजुकेशन दोनों ही चीज इसमें बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में शामिल है। यानी हमारे देश में एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो बेहतर होनी चाहिए। रेजिंग ऑफ, सेकंड पॉइंट है रेजिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि इंडस्ट्रियल फील्ड और एग्रीकल्चर। बेटा अपना ज्वाइन ऑडियो करिए, ज्वाइन ऑडियो करो। देखिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो भी इंक्रीज होना चाहिए। पर दोबारा डिस्कस कर लेते हैं इंडिया विजन 2020। देखिए, मेन फीचर्स क्या है इंडिया विजन 2020 के। बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल एंड ऑल्सो एट हाईटेक लेवल, टेक्निकल भी होना चाहिए। रेजिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ाना है हमें। ग्रोथ ऑफ आईटी एंड बायोटेक्नोलॉजी, आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी को भी हमें डेवलप करना है, प्रोग्रेस करनी है इन फील्ड्स में भी। इम्प्रूविंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, हमारे देश के लोगों की हेल्थ और न्यूट्रिशन को भी इम्प्रूव करना है, बेटर बनाना है। कंट्रोल इन पॉपुलेशन ग्रोथ को भी कंट्रोल करना है। आफ्टर दैट वाटर एंड एनर्जी कंजर्वेशन पर भी ध्यान देना है, बिकॉज we have to conserve energy and water resources so that we can develop in any field, and peace and security in the country is also required. तो ये है इंडिया विजन 2020। सभी देश इंक्लूडिंग इंडिया, they plan some visions or aims for the future to excel in every field so that our country can develop. Is that clear? India Vision 2020, इसमें एक important, क्लियर है बेटा?
चलिए, इसमें इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हु वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखते हैं क्या थी। ऐसा उनका मानना था। क्या था? द डे इज नॉट फार। आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 180 पर, इज नॉट फार when ignited and enlightened minds will transform India into a beautiful, competitive nation. It was said by Dr. APJ Abdul Kalam, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका मानना था कि वो दिन दूर नहीं है जब इग्नाइटेड मतलब जो बढ़ने की जिनकी इच्छा है, और एनलाइटेंड यानी एजुकेटेड दिमाग यानी हमारे यूथ जो है वो हमारे इंडिया को बदल देंगे। किसमें? कॉम्पिटिटिव ब्यूटीफुल नेशन में। कॉम्पिटिटिव मतलब जो सभी देशों के साथ मुकाबला कर सके, और एक बहुत ही सुंदर देश के रूप में हमारे यंग जनरेशन यानी हमारे नौजवान जो हैं भारत को बदल देंगे पूरी तरह से, जब उनको एजुकेशन मिलेगी और साथ ही वो उनकी टेक्निकल जो फील्ड है वो डेवलप होगी। तो ये है इंडिया विजन 2020। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा ये वाला चैप्टर आपको? ये दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर नंबर 15, इंडिया मार्चेस अहेड। क्लियर और नॉट क्लियर? पक्का क्लियर है बेटा? चलिए, तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, सबसे मेन जो फर्स्ट टॉपिक था वो था इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसके बाद हमें ये बताया गया इसमें who was the last governor general of India and who was the first governor general of free India। कौन से ऐसे एरियाज या प्रोविंसेस थे जो कि अभी आफ्टर इंडिपेंडेंस भी दूसरे कॉलोनियल पावर्स के अंडर थे। उसके बाद हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे वो तैयार हुआ। देन इंडिया ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। फिर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में हमने पढ़ा, इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ा, इंडियन चैलेंजेस के बारे में पढ़ा, और इंडियन डेमोक्रेसी क्या है ये भी हमने पढ़ा। इसमें एक शायद टॉपिक मैं आपको भूल गई हूँ बीच में बताना, ये है इंडियन डेमोक्रेसी में एक टॉपिक, वो है कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट, कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब है कि आफ्टर द इलेक्शन, वो मैंने आपको बताया था फ्रंट्स और अलायंसेस की, कोएलिशन गवर्नमेंट भी वही है, जॉइनिंग ऑफ टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज more parties after the इलेक्शन रिजल्ट। इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जब एक या एक से ज्यादा पार्टीज जो है एक साथ मिल जाती हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं, आइदर फ्रॉम आउटसाइड द गवर्नमेंट और फ्रॉम इन द गवर्नमेंट। देखिए, कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ मिल जाती है लेकिन इलेक्शन के बाद मिलती हैं। ऐसा नहीं होता कई बार कि जो दो पार्टीज मिली हैं उन सभी के मेंबर्स जो हैं वो गवर्नमेंट में लीडर्स या जो मिनिस्टर्स हैं वो बने। कई बार ऐसा होता है जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज यानी जिनके कम सीट्स होती हैं और दूसरी गवर्नमेंट से दूसरी पार्टी से मिलती हैं, तो वो अपना सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट से बाहर रह के भी यानी बिना मिनिस्ट्रियल पोस्ट के भी वो सपोर्ट करें मेजर पॉलिटिकल पार्टी को। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो मिनिस्ट्रियल पोस्ट पर रहकर जो ये कोएलिशन गवर्नमेंट है वो आगे बढ़े।
तो इसका मतलब है कोएलिशन गवर्नमेंट जो है वो आजकल बहुत ज्यादा हमारे देश में कॉमन है, देखने को मिलती है। और महाराष्ट्र में, इसके अलावा हरियाणा में, सभी जगह जो है अभी कोएलिशन गवर्नमेंट है। इज दैट क्लियर? ये शायद पॉइंट हमने नहीं किया था जब इंडियन डेमोक्रेसी कर रहे थे। विद दैट वी हैड कंप्लीटेड दिस चैप्टर। क्लियर टू एवरीवन? We will discuss question answers and exercises of this lesson tomorrow. सभी बच्चे अपनी बुक्स और नोटबुक्स लेके बैठे कल प्लीज। क्लियर? Okay, and read the chapter carefully also. Okay? Okay. You can leave the meeting. Okay. Bye. Bye.